हाय एवरीवन, वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और स्पेशली जो मैंने आपकी एक छोटी सी क्लास मैंने स्टार्ट की थी, है ना, IBMTS की एक क्लास मैंने आपको कराई थी जिसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए थे शिफ्ट वाइज। उस वाली फाइल में आई थिंक 9 या 10 ही क्वेश्चंस हो पाए थे, तो कुछ क्वेश्चंस उसके बच गए थे जो कि मैं आपको आज कंटिन्यू कराने वाली हूँ। ठीक है, पहली क्लास कहाँ मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, वो आपको क्लास के लास्ट में समझा दूंगी। बहुत लंबी ये वाली क्लास नहीं रख पाऊंगी, लेकिन कोशिश करते 35-40 मिनट की एटलीस्ट आपकी ये वाली क्लास हो। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे ये वाली क्लास अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, सो दैट मैं आपकी डेली बेसिस पे छुटके से क्लास स्टार्ट कर सकूं। ठीक है, क्लास की जो PDF रहेगी वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से कलेक्ट करनी पड़ेगी। निशा मैम टेक्स्ट बुक, जो कि मेरे टेलीग्राम का नाम है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप सीधा भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उस दिन वाली क्लास में ये क्वेश्चंस हो गए थे मेरे ख्याल से, और ये वाला क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको शायद से उस दिन होमवर्क में भी दिया था। तो आज की क्लास की शुरुआत यहीं से करते हैं। ठीक है, उस दिन की क्लास का जो होमवर्क था वहीं से स्टार्टिंग करते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था जिसमें ये बोला गया कि A और B अलग अलग कार्य करके एक काम को 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। 15 दिन में और 20 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन कुछ बहुत लंबा चौड़ा सा दे रखा है, एकांतर रूप में काम करते हैं, ये वो बाद में पढ़ेंगे, पहले मेन शुरुआत करते हैं। जो A है ये काम को 15 दिनों में करता है, और जो B दिया गया है ये काम कर रहे हैं 20 डेज के अंदर। ठीक है, सबसे पहला काम LCM होता है, 15 चौका 60 और 20 से जाएगा 3 पर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक का तो क्लियर है, सिंपल था, बेसिक था। मेन क्वेश्चन यहां से शुरू होता है। कह रहे वे एकांतर रूप से काम करते हैं। एकांतर रूप से काम कैसे होता है? ऑल्टरनेट डेज पे, पहले ए काम करेगा बी छुट्टी पे, फिर बी काम कर रहे हैं सी छुट्टी पे, अगले दिन ए काम कर सॉरी ए काम कर रहे हैं फिर बी छुट्टी पे उस दिन, फिर बी काम करेगा ए छुट्टी पे, फिर से एक काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा। इस तरीके से जो काम होता है उसको बोला जाता है ऑल्टरनेट डेज पे काम होना। क्वेश्चन कह रहा है यदि वे एकांतरित दिनों में कार्य करते हैं, पहले ए ने काम शुरू किया, पहले दिन कौन काम करेगा? ए काम करेगा। पहला जो एक दिन है किसने काम किया? ए ने काम किया। पहला जो डे था फर्स्ट डे उसने ए ने काम किया, और ए एक दिन में कितने काम करते हैं? 4 काम करते हैं। अगले दिन किसकी बारी आएगी? अब ए भैया रेस्ट करेगा, अगले दिन बी की बारी, बी ने 3 काम कर दिए। यानी कि मैं कह सकती हूं 2 डेज में 4 और 3 7 काम हो गया। यानी कि मैं कह सकती हूं 2 दिन में 7 काम हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2 दिन में 7 काम हो गया, 2 दिन में 7 काम हो गया। हाँ जी, 2 दिन में 7 काम डन है। ठीक है, आगे चलिए। कह रहे यदि कार्य 8 दिन तक चलता है, उन्होंने दोनों ने इस तरीके से सिर्फ 8 ही दिन काम करा, इस तरीके से 8 दिन काम किया। मैडम यहां 4 से गुना, यहां 4 से, तभी तो 8 आएगा। 4 दूनी 8, यानी 8 दिन में 7 चौक कितना? 28। 8 दिन में 28 काम हो गया। मैं ये बात बोल सकती हूँ? बिल्कुल बोल सकती हूँ। 8 दिन में 28 काम हो गया है। 8 दिन में 28 काम हो गया। ठीक है, क्वेश्चन कह रहे हैं 8 दिन तक काम किया तो कार्य का कितना भाग अपूर्ण, अपूर्ण यानी कि शेष यानी कि रिमेनिंग रह गया, वो निकालना है। टोटल काम था कितना? मैडम 60। 60 में से सिर्फ 28 ही काम हो पाया, तो बच गया कितना? 32। कितने में से? 60 में से काटना, यहां से 4 से कटेगा 8 पे और 4 से कटेगा 15 पे। बचा हुआ क्वेश्चन मतलब बचा हुआ काम, या मैं कहूं क्वेश्चन का आंसर बैठेगा 8/15, जो कि एक भी स्टूडेंट ने आंसर नहीं किया था। ये जो लास्ट क्लास ली थी ना, पहली क्लास थी वो, उसमें मैंने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि इसका आंसर बताना, एक भी स्टूडेंट ने इसका आंसर नहीं कर रखा था। इतना हार्ड क्वेश्चन था ये।
सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है कि मुझे पता ही नहीं किसने क्या कमेंट किया है। मेरा एक आदत बोल लो या कुछ भी बोल लो, रेगुलर बेसिस पे तो नहीं, क्योंकि मैं फ्री नहीं होती हूँ। संडे वाले दिन मैं फ्री होती हूँ, मेरी कोई क्लास नहीं जाती है। मैं अपनी हर क्लास के रिव्यूज पढ़ती हूँ, चाहे वो पेड क्लास के हैं चाहे वो यूट्यूब क्लास के कॉमेंट्स हैं। समझ रहे हो, किसने आंसर किया है किसने नहीं किया है। फिर मैं सोचती यार इतना हार्ड तो क्वेश्चन भी नहीं था कि एक भी बच्चे ने आंसर नहीं किया। खैर जरूरी नहीं समझा होगा, है ना। मैडम का काम है होमवर्क देना, हमारा काम नहीं है उसको कंप्लीट करना, ऐसा ही है। कह रहे यदि किसी संख्या के 55% का 15% इतने के बराबर है तो उस संख्या का 41% का मान बताइए कितना आएगा। उस संख्या के 41% का मान छापो, किसके बराबर आएगा। उसी शिफ्ट के क्वेश्चन है, जो 23 मार्च की पहली शिफ्ट थी ना, सारे उसी के क्वेश्चंस चल रहे हैं। ठीक है, लगाओ आंसर। एक्स मान के कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। कह रहे कोई संख्या मैंने मान ली एक्स है, उसके 55%, ठीक है, और फिर कह रहे हैं उसका 15%। किसी संख्या के 55% का 15% किसके बराबर, 2475 के बराबर है, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। कोई दिक्कत समस्या यहां तक तो एटलीस्ट नहीं है। कुछ मैं यहां से कटिंग वटिंग कर सकती हूँ, कुछ भी कट पिटा सकते हैं हम लोग, कुछ भी कट पिटा सकते हैं। जैसे 5 से कटेगा 3 पे, 5 से कटेगा 20 पे, और कुछ 5 से कटेगा 4 पे, 5 से जाएगा 11 पे, 11 से कट सकते हैं। जैसे 11 दूनी 22, 2, 11 दूनी 22, 11 से जाएगा 5 पे, 3 पे जाएगा, 3 7 21, 3 5 15। एक्स का मान निकालना था 75 गुना 4, है ना, 4 को ऊपर ले जाओ, 7 चौक 28, मैडम ये बैठेगा 300, और 2 जीरो उठ के जाएंगी ऊपर, यानी कि वो जो संख्या है जिसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उस संख्या का मान 30,000 के बराबर आएगा। डन है। क्वेश्चन ने वो संख्या नहीं पूछी, क्वेश्चन कह रहा है उस संख्या का 41% बताइए किसके बराबर है। क्वेश्चन मेरे से कह रहा है वो जो संख्या आई है ना, उसका 41% बताओ किसके बराबर आएगा। काटना, 4 एकम 3 एकम 3, 4 3 12, 2 आएंगे 0, यानी कि 12,300 आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। बस इतना सही काम करना था। बहुत ज्यादा इजी भी नहीं कह सकती मैं कि हाँ वही बेसिक से क्वेश्चंस आ रखे थे ना, लेकिन ये भी नहीं कह सकती कि बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस पूछ रखे थे, वो भी बात नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे गए थे। जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग था, जिसने बेसिक से कॉन्सेप्ट वाइज चीजें सीख रखी थी, उसके लिए पेपर हार्ड नहीं था। और जिसने ऊपर ऊपर से पढ़ रखा था, कभी मॉक में कोई क्वेश्चन सामने आ गया तो लगा लिया, कभी किसी क्लास में घुस गए, यूट्यूब पे पढ़ लिया, इस तरीके से जिसने भटक भटक के पढ़ा था, उसके लिए हो सकता है पिछला पेपर थोड़ा सा हार्ड उसको लगा, है ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मैडम देखते ही समझ में आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई लगेगी। कैसे लगेगी, सुनना बात को ध्यान से। कह रहे दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 5 और 4 है, फिर दी गई संख्याओं में से प्रत्येक में से एक संख्या y घटा दी जाती है, तो परिणामी संख्याओं का जो अनुपात है वो 2:1 आ जाएगा। यहां तक का क्वेश्चन एक बार कर ले। आगे का पढ़ना ही क्यों है, आप इंग्लिश मीडियम से हो तो क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी से है तो हिंदी से पढ़िए। जितना समझ में आ गया उसको इंग्लिश या हिंदी से उठा के मैथ्स के फॉर्म में डाल दो। देखो, कह रहे दो संख्याएं थी मेरे पास में, हाँ जी, उनका अनुपात था 5 और 4 था। संख्याएं बदल गई, 2:1 में हो गई। इसमें से भी कोई संख्या y घटा दी और इसमें से भी कोई संख्या y घटा दी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है ना प्रत्येक में से एक संख्या y घटा दी जाए तो जो परिणाम है वो आपका 2:1 बैठ जाएगा, ये हमें क्वेश्चन ने बोला है। ठीक है, करना क्या है, सुनना बात को। यहां से सबसे पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस में कन्वर्ट हो गया, बहुत बढ़िया। इसको बोला जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसको बोला जाता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना। अब देखो, इन दोनों की गुना मैडम जी 2y, माइनस इन दोनों की गुना y हो गया, सेम ऊपर करना है। 4 दूनी 8 हो गया, माइनस 5 एकम 5 हो गया। y की जो वैल्यू है वो 3 के बराबर आ गई, कोई दिक्कत नहीं है।
y की वैल्यू 3 के बराबर आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, संख्या कितनी थी, 5 और 4 थी ना स्टार्टिंग में, हाँ जी। कितना जोड़ दिया मैडम जी, y, यानी इसमें भी 3 जुड़ गया, इसमें भी 3 जुड़ गया, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 7। क्वेश्चन ने यही पूछा था कि जब दोनों प्रारंभिक संख्याओं में, प्रारंभिक संख्या शुरुआत में जो थी 5 4, उसमें समान संख्या y जोड़ दी जाए, दोनों संख्याओं में y जोड़ दिया, y का मतलब 3, यानी दोनों संख्याओं में 3 जोड़ दिया, तब आपका अनुपात, तो ये परिणामी संख्याएं जो आएंगी उसका अनुपात क्या आएगा, यही पूछा गया था। 8:7, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। बस इतना सा काम करना था। आया समझ में, आया क्वेश्चन समझ में? फटाक से क्लास को एक बार लाइक करिए अगर पहला ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आ गया है तो, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में लगाइएगा। कह रहे ए अकेले किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, जबकि बी इसे अकेले 30 दिन में कर सकता है। पहले जितना समझ आ गया उसको मैथ्स में डाल देना, फिर आगे का क्वेश्चन पढ़ना। तुम गलती ये करते हो, पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ लेते हो, बस फिर हैंग हो गए, वहीं पे करना क्या समझ ही नहीं आता। इसलिए पूरा क्वेश्चन अच्छे से जितना समझ आ गया उतना रीड करके और मैथ्स में डालो और फिर लगाओ आंसर। कह रहे ए अकेले 20 दिन में कर सकता है। लिख लो यहां से भाई, ए का टाइम है 20 दिन, बी अकेले काम को निपटा रहा है कितने दिन में, 30 दिन में। सबसे पहला काम एलसीएम जो कि 60 आएगा, ये जाएगा 2 पे, ये जाएगा 3 पे, यानी ये दिन के 3 काम करता है और ये एक दिन के 2 काम करता है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उन्होंने 5 दिनों तक साथ में काम किया और चले गए। कितने दिन तक, 5 दिन तक। दोनों मिल जाएं तो एक दिन में 3 और 2 5 काम हो गया। उन्होंने 5 दिनों तक साथ में काम किया, यानी कि 25 काम हो गया। 60 टोटल था, टोटल 60 में से 25 काम उन्होंने कर दिया, हाँ जी कर दिया, यानी अभी भी 35 काम पेंडिंग है, शेष है, रिमाइंडर है, रिमेनिंग है, हाँ जी। कह रहे जो शेष कार्य है ना, जो रिमेनिंग वर्क है आपका, जो पेंडिंग वर्क है, उसको सी अकेले 7 दिन में पूरा कर सकता है। जो बचा हुआ काम था, यानी कि मैम जो रिमेनिंग काम था 35, इसको सी ने कर दिया। 35 काम को अगर वो 7 दिन में करता है तो सी की कार्य क्षमता 5 की आ गई। उसने 35 काम 7 दिन में करे तो एक दिन में 5 काम करते हैं, यानी सी की कार्य क्षमता, वर्क एफिशिएंसी एक दिन में 5 काम करने की आ गई है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि भुगतान को उनके बीच किस अनुपात में विभाजित किया जाना चाहिए। उनको जो भी सैलरी मिलेगी ना, उनको जो भी पैसा मिलेगा, उसको उनके बीच में किस तरीके से विभाजित किया जाना चाहिए, ये संख्या आपको निकालनी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन बन गया यहां से। ये एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, ध्यान से सुनना, कि जो भी सैलरी होती है, जो भी इनकम है, वो 2 चीजों पे आपकी डिपेंड करती है। एक होते है वर्क एफिशिएंसी, यानी कि कार्य क्षमता होना, और एक होता है आपकी टाइम पे डिपेंड करना, है ना। टाइम का मतलब, जैसे आप काम करते हो महीने के 28 दिन, आपका दोस्त सिर्फ 18 दिन काम करता है, तो सैलरी बराबर नहीं मिलेगी ना। उसको 18 दिन के हिसाब से मिलेगी, आपको 28 दिन के हिसाब से मिलेगी। ये हो गया टाइम पे डिपेंड करना। दूसरा होता है एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। आप दिन में 50 पेज टाइप कर पाते हो, आपका दोस्त दिन के 80 पेज टाइप करता है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग तनख्वाह मिलेगी, आपको अपने अकॉर्डिंग, है ना। यानी ये हो गया एफिशिएंसी पे डिपेंड करना। अपने इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें क्या खिचड़ी पकानी है। देखो 3 व्यक्ति हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, हाँ जी। ए ने कितने दिन काम किया, 5 दिन, बी ने भी 5 दिन, सी ने कितने दिन काम किया, 7 दिन काम किया है, ठीक है। एफिशिएंसी कितनी है,
ए दिन के 3 काम करता है, ये 2 काम करता है और सी की क्षमता 5 की है। तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 साते 35 हो गया। 5 से कटेगा 3, 5 दूनी 10 और 5 साते 35, 3 2 7 का 3 2 7 3 2 7 3 2 7 ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ आया? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वैसे भी सीधा कर दिया होगा मैडम, 3 2 और ये 5 आप सीधा टिक कर लो। ये सब खिचड़ी पकाने की जरूरत क्या थी जरूरत? ये इस क्वेश्चन में है कि कट के भी आपका सेम आ गया 3 2 5, अदरवाइज ये आपका कॉन्सेप्ट है। वो तो किस्मत अच्छी थी कि कट के भी आपकी सेम एफिशिएंसी के बराबर ही वैल्यू आ रही है। समझ में आई बात? आंसर बैठेगा मैडम, ये 3 है, ये 2 है और ये 5 है। समझ आया क्वेश्चन? तो एक बार जल्दी से थम्स अप कर दीजिए और जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया फटाक से क्लास को लाइक कर देना, ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं, 14th क्वेश्चन। कह रहे 6,000 रुपए पर 4 वर्ष में, 6,000 रुपए है 4 साल में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और 2 वर्ष में 12% की दर से 9,000 रुपए पर साधारण ब्याज के बराबर है, तो आर का मान क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला। तो दो साइड का ब्याज है, यानी S1 जो आएगा पहली साइड का साधारण ब्याज दूसरी साइड के बराबर है। क्वेश्चन ने बस ये दिया है। इधर का जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो दूसरी साइड के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है। इतना बेसिक सा सिंपल सा आपका क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है? कैसे होता है सिंपल इंटरेस्ट? पी आर टी बटा 100, पी हो गया 6,000 इंटू आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पता नहीं, आर है, टाइम है 4 साल, बट्टे का जाएगा 100 बराबर दूसरी साइड चलना। पी फॉर प्रिंसिपल 9,000 है, हाँ जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12 और टाइम दे रखा है 2 साल का, पी आर टी और बट्टे में यहां से भी कितना हो गया? 100 हो गया। मैम 0 से 0, 3 दूनी 6 और 3 तिया आपका 9 हो गया। 2 से कटेगा 2 पे, 2 से कटेगा 6 पे, कोई दिक्कत नहीं। 2 से जाएगा 3 पे। आर की वैल्यू निकालनी थी, हाँ जी, 3 तिया 9, 9% आपका यहां से करेक्ट आंसर है। चलो एक छुटका सा फॉर्मूला पूछती हूँ, ठीक है? आप मुझे ये बताइए, सीआई और एसआई का 2 साल का अंतर पूछ ले तब कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? और सीआई माइनस एसआई का जब 3 साल का डिफरेंस पूछ ले, 3 साल का अंतर पूछ ले, तब कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देना। दोनों ही फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना सिर्फ आईबीएमटीएस, इवन किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, अच्छे से याद करना, ठीक है? जिसको याद है वो छाप देना, जिसको नहीं याद, अभी मैं लिखूंगी फॉर्मूला तब उसको 3-4 बार याद करके, मतलब आज का अपना टास्क दे लो, आज ये 2 फॉर्मूले पे मतलब रेल बना देनी है इन दोनों फॉर्मूलाज की, ठीक है? जो कोई नींद में भी उठा के पूछ लेना तो भी तुम्हें याद होना चाहिए, इस तरीके से याद करना है। डन है? चलो तो फिर कह रहे रूट में कुछ दिया गया है, रूट में कुछ दिया गया है, पहले ये लिख लेते हैं फिर उसको उठाएंगे क्वेश्चन को। 2 साल का पूछ ले, पी आर स्क्वायर बाय 100 का स्क्वायर होता है, ओके जी। ये जाएगा पी आर स्क्वायर आर प्लस 300, पी आर स्क्वायर आर प्लस 300 और नीचे आएगी 100 की क्यूब, पी आर स्क्वायर आर प्लस 300 और नीचे हो गई 100 की क्यूब। कोई दिक्कत समस्या यहां तक तो एटलीस्ट नहीं है। आगे चलिए, रूट वूट बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है देखने में तो, है ना मैडम? लग ही नहीं रहा कि हमसे जिंदगी में कभी ये सॉल्व हो भी पाएगा, और जब सॉल्यूशन कराऊंगी तब देखना बहुत ईजी है, लिटरली जिसको बेहद आसान वाली कैटेगरी में डालते हैं ना, वो वाला क्वेश्चन है। पढ़ो तरीके से, पढ़ो बढ़िया से। कह रहे 9 का स्क्वायर, 9 ये 3 का स्क्वायर यानी 9 एंड इसकी पावर दी गई है √x है, बराबर किसके बराबर है मैडम जी? 41, इसकी भी पावर √x है, एंड माइनस का 40, इसकी भी पावर √x है, इसकी भी पावर कितनी है? √x है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का मान किसके बराबर? क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर वो एक्स के स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि ये सारे ऑप्शन एक्स स्क्वायर के ही दे रखे हैं? हाँ जी दे रखे हैं। अगर ये एक्स स्क्वायर के ऑप्शन है ना,
अगर ये सारे एक्स स्क्वायर के ऑप्शन है तो एक्स कितना रहा होगा मैडम, इस केस में 2 रहा होगा, इस केस में तो रूट में ही आएगा, इस केस में आपका एक्स 4 रहा होगा और इसमें भी आपका रूट में आएगा। मैडम 2√3 बैठेगा, आपको वैसे जरूरत नहीं है लिखने की, 20 है, इसको भी 2√5 कर लो, ठीक है। ये एक्स का मान है, मुझे तो रूट एक्स चाहिए, रूट एक्स निकालना, रूट एक्स मैडम इसकी पावर इस पे, इसका मतलब √2 हो गया, इसको भी रूट में डालो, इसको सॉल्व करूंगी तो इसका मैडम 2 आ जाएगा और इसका भी रूट राट में ही आएगा। कहने का मतलब सारे ही रूट में आएंगे, बस मेरे पास में एक यही इकलौता ऐसा है जो प्यारी सी वैल्यू है। तो यहीं से शुभारंभ करें, यहीं से शुभारंभ करें वैल्यू पुटिंग का। मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रही हूं, मैं ऑप्शन से वैल्यू को पुट करूंगी, ठीक है। अब ऑप्शन से डायरेक्ट पुट नहीं कर सकती बिकॉज ये सारा आपको एक्स स्क्वायर का मान दिया गया है, तो मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली और रूट एक्स की निकाल ली। ये वाला स्टेप जरूरी नहीं था, जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग था वो डायरेक्ट इससे इस पे भी जा सकता था। मैं बीइंग अ टीचर आपको पूरा एक्सप्लेन कर रही हूं, इसलिए मैंने सारा लिखा है, ठीक है। अब इनमें से देखो रूट वूट है चारों ऑप्शन में, बस ये एक स्वीट सा नजर आ रहा है बेचारा क्यूट सा, इसको ही उठा के पुट कर दो। जैसे मैडम यहां पे 2 रखना, यानी 9 का वर्ग, ये जाएगा 41 का स्क्वायर एंड देन 40 का वर्ग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 41 का कितना होगा, जिसको डायरेक्ट याद है मैडम 1681, बहुत बढ़िया। जिसको डायरेक्ट याद नहीं है, ट्रिक सिखा रही हूं, 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालना है, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर। ध्यान से सुनना, ठीक है। मेरे पास 41 है, 41 का स्क्वायर करना है, यहां जो संख्या है उसका वर्ग कर दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया, इधर संख्या है उसका वर्ग कर दो, यानी मैडम सीधा 1681, और 40 का वर्ग करूंगी 1600, घटाने पे कितना आएगा 81, मुझे कितना चाहिए था 81 ही चाहिए था, मतलब यही मेरे क्वेश्चन का आंसर है। मान लो इनकेस नहीं होता तो फिर बाकी ऑप्शन से वैल्यू पुट करके करते, बाकी जब स्क्वायर में आपका इस तरीके से दे रखा है ना तो रूट वूट में आएगा भी नहीं। आया समझ में? इजी था क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इजी था, बस ऑप्शन से उठा के पुट करना था और उसमें भी थोड़ा सा बस बुद्धि घुमाने की जरूरत थी, है ना। जैसे थोड़ा सा दिमाग घुमा लिया, उसके लिए बेहद आसान सा क्वेश्चन था। अगले पे आया जाए, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट से, किसके बराबर करेंगे। कह रहे ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ये फाइंड आउट करना है। लगाओ फटाफट से। कह रहे 2 रेलगाड़ियां ए और बी से एक ही समय पे शुरू होती हैं और 10 की और 27 की दर से, 10 की चाल से और 27 की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। 10 की चाल से 27 की चाल से एक दूसरे की तरफ जा रही है, एक दूजे की तरफ, है ना। ये इसकी तरफ जा रही है तो ये इसकी तरफ आ रही है, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, विपरीत दिशा में है, दिमाग में याद रखना, ठीक है। कह रहे जब वे मिलती है तो पता चलता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी से 340 किलोमीटर अधिक यात्रा कर रही है। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, ये फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस निकालना है ना। डिस्टेंस मुझे यहां से फाइंड आउट करना है, कोई दिक्कत नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं इसको डायरेक्ट कर लूं? वो जा रही है 10 की चाल से और ये जा रही है 27 की चाल से। लगाओ एक बारी कितना आएगा। पढ़ो एक बारी क्वेश्चन फिर से। डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस का अंतर, उस तरीके से सोचना। कह रहे ए से बी और बी से ए आ रही है, वो बात तो ठीक है, लेकिन एक दूसरे से 340 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी है ना। डिस्टेंस निकाल ले मैडम। डिस्टेंस बराबर होता है चाल गुना समय करा दो। चाल कितनी रही है? 27 की रही है। टाइम मैडम टी रख लो, टाइम रख लो टी। यानी इसने ट्रेवल किया इतना डिस्टेंस, दूसरे वाले ने मैडम चाल है 10 की, टाइम रख लीजिए टी, दूसरे वाले ने इतना, और दोनों का जो अंतर है वो 340 किलोमीटर के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करना 17t बराबर 340 के, यानी कि सॉल्व करने पर समझ आएगा मैडम टी का मान है 20, यानी कि जो ट्रेन है उनका टाइम आएगा 20 घंटे के बराबर। उन्होंने एक दूसरे को 20 घंटे में क्रॉस किया और वो इतने किलोमीटर एक दूसरे से आगे निकल गई। क्वेश्चन कह रहा है डिस्टेंस बताइए उनके बीच का कितना है, दूरी निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं, स्पीड इनटू टाइम लगा दो यहां से। चाल कौन सी लेंगे? रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल। अगर विपरीत दिशा में जा रही है तो सापेक्ष चाल होती है दोनों की चाल का योग कर दो, है ना। और अगर सेम डायरेक्शन होती है तो दोनों की चाल का अंतर लेते हैं। 27 और 10 टोटल कितना होगा मैडम? 37, और इनटू में कितना है? 20 बैठ है ना। कोई दिक्कत नहीं है। 27 और 10 37, और इनटू में कितना बैठ है? 20 बैठ है। सीधा कर दो 37 गुना 20, 7 दूनी 14 हो गया, 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया, यानी कि आपका जो डिस्टेंस जाएगा वो बराबर 740 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। डन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार ये वाला भी, लिटरली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ के लगाना। एक्स वाई जेड का औसत 50 है, एक्स वाई जेड का औसत 50 है, योग निकालना। एक्स प्लस वाई प्लस जेड औसत 50 है, योग निकाल लो मैडम 150 हो गया। कह रहा है आपको एक्स और वाई का औसत वजन 44.5 kg है। एक्स और वाई का औसत, एक्स और वाई का औसत 44.5 है। एक्स प्लस वाई कितना है? 44.5 है। आप योग निकाल लो, आप यहां से योग निकाल लो मैडम 89 आएगा। वाई और जेड का औसत इतना है, वाई प्लस जेड का जो औसत है वो 53.5 है। आप योग निकालना यहां से मैडम जी। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 1 7, 5 दूनी 10, आप कहोगे 107 हो गया। बहुत अच्छी बात है, यहां तक का तो हमें क्लियर है। यहां से मेन क्वेश्चन शुरू होता है। आप एक काम करिए, आप जोड़ लो, आप इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को मैडम। एक्स एज इट इज, वाई प्लस वाई 2y और प्लस का जेड हो गया, और इधर जोड़ना 7 और 9 मैडम 16, 8 और 1 9, यानी 196 हो गया। बहुत बढ़िया। आप एक काम करिए, इसमें से इसको घटा दो। x से x कट गया, y से z, ये y ये 2y, 2y में से y जाएगा तो सिर्फ y बचेगा, और इधर घटाना दोनों को मैडम जी 46 होगा। यानी कि मेरे पास में y की वैल्यू एग्जैक्ट निकल के आ गई 46 है। मेरे पास y की वैल्यू 46 एग्जैक्ट आ गई। एक बात बताओ, y की वैल्यू यहां में 46 में रख दू 46, तो x की आ जाएगी मैडम 46, उधर जाके घटा दो। 89 में से 46 आप घटा दो, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी? 43 आएगी। बहुत बढ़िया। क्या मैं z की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ?
मैडम यहां पे y की वैल्यू रख दो ना 46, 46 उधर जाके घटेगा, 107 में से 46 घटा दो, ये बैठेगा 61, जो कि मेरे पास में z की वैल्यू आ गई। यानी कि मेरे पास अब x की भी वैल्यू है, y की भी वैल्यू है और z की भी वैल्यू है। अब जो इसने पूछा उसके अंदर डायरेक्ट पुट करिए और क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करिए। अब जो भी इसने पूछा उसमें डायरेक्ट वैल्यूज रखते हैं। क्या कह रहे हैं आपसे क्वेश्चन, एक्स वाई जेड का वजन इतना है तो इसका मान क्या होगा। x का मान है p, ये y है, ये z है, तो इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहे हैं p प्लस क्यू यानी x प्लस वाई और बट्टे में रख रहे r यानी कि z, बस ये निकालना है। x प्लस वाई 43 प्लस का 46, हाँ जी, और बट्टे में z कितना है 61 है, 4 4 8 यानी 83 बटा 61 है, बस यहां से सॉल्व कर लो। मैडम एक पे जाएगा, 61 एकम एक, एक से जाएगा है ना, 61 से काटने एक पे जाएगा, ये बात तो कंफर्म है। आगे करना 2 और ये जाएगा 2, 22 और फिर जाएगी 0, 0 जाएगी तो मैडम 5 पे या 4 पे, 61 की 4 एकम 6 चौक 24, 244, कितना किया मैंने 4 एकम और 6 चौक 24, 244, 244। एक बार ही करो यार इसको एग्जैक्ट, एक बार इसको एग्जैक्ट निकालो कितना आएगा, फटाक से लगाइए। हाँ ये भी वही है, वही वाली शिफ्ट चल रही है आपकी जो अभी अभी क्वेश्चन थे ना, कहाँ गए, अच्छा इनमें लिख नहीं रखा, कोई बात नहीं, शिफ्ट आपकी यही है 23 मार्च 2021, 23 मार्च 2023 पहली जो शिफ्ट है ना उसी के क्वेश्चन सारे आपके चल रहे हैं, टेंशन ना लो। डन है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, छापो आंसर। बड़ी यूनिक सी सीरीज दे रखी है ये वाली, ध्यान से करना आंसर, ठीक है। कह रहे 1 + 4 + 9 + 16 + 25 ऐसे करते करते 100 तक गए, फिर इसने 81 से ऐसे डिक्रीज करते करते ये वापस 1 पे आ गया। क्वेश्चन कह रहे हैं इन सभी का योग यानी सम बताइए किसके बराबर आएगा, बस इतना सा क्वेश्चन है। क्या मैं इसमें ऐसे कर सकती हूँ कुछ, जैसे 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 मैडम आप इस 100 को एक बारी हटा दो, इस 100 को एक बारी हटा दो, तो देखो 1 + 4 + 9 प्लस ऐसे करते करते सारी सीरीज है, आप 100 को सोचो ही मत, यानी हर संख्या 2 बार आ रही है ना, 1 भी 2 बार, 4 भी 2 बार, 9 भी 2 बार, 16 भी 2 बार, 25 भी 2 बार, 81 भी 2 बार, सारी संख्याएं मेरे पास में 2 2 बार आ रही है। तो क्या मैं इसका दोगुना कर दूं सीधा, कि मेरे पास 2 टाइम्स है, क्या 1 + 4 + 9 + 16 प्लस ऐसे करते करते 81 तक की जो संख्या है वो मेरे पास 2 बार है, और 100 जो मैंने अलग से कर दिया था ना, इसको मैंने उठा के अलग से डाल दिया, ठीक है। क्या हम आपको ये समझ में आ रहे हैं, दो एज इट इज, क्या आपको लग रहा है ये सीरीज ऐसे है जैसे 1 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग 4 दे रखा, फिर 3 का वर्ग इसने 9 दे रखा है, और ऐसे करते करते 9 का वर्ग इसने 81 दे रखा है। क्या आपको ये लग रहा है, कुछ नहीं किया, बस इस सीरीज को मैंने ऐसे स्क्वायर के फॉर्म में डाल दिया है, इस सीरीज को मैंने स्क्वायर के फॉर्म में डाल दिया है, ठीक है। आपको ये तो पता होगा मैडम जी, यहां से सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, बस ये यहां से लगाना है। कैसे मैडम जी, 2 तो हमारा एज इट इज रहेगा और पीछे का जो सो है ये भी आपका सेम रहेगा, बस यहां से कर दो n इंटू एन प्लस 1 है ना, मैडम n 9 है, n मैडम जी 9, n प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 मैडम 10 हो गया, ठीक है। क्या किया मैंने यहां से n इंटू एन प्लस 1, n 9 है और 9 + 1 10 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए मैडम 2n + 1 यानी 9 का दुगुना 18 प्लस का 1 आपका 19 हो गया, 9 गुना 10, 9 गुना 10 और यहां से कितना 19 और बट्टे में कितना आएगा 6 आएगा, और ये बाहर कितना बैठा था 100 बैठा था, किसका प्लस का है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करते हैं। कुछ कटपिटार है, जैसे 2 से कटेगा 3 पे और 3 तिया 9 हो गया, 57 और 1 आएगी 0, बाहर बैठा है 100, 570 में 100 जोड़ दो, सीधा 670 आपका करेक्ट आंसर है। मैंने बोला ना शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो देखने में तो लग रहा है पता नहीं कितने हार्ड है,
और जब सॉल्व करने लगोगे, मैंने एक वर्ड यूज किया था, दिमाग घुमाने वाले क्वेश्चन थे। जिसने थोड़ा सा घुमाना सीख लिया दिमाग, उसके लिए इजी, जिसको नहीं आता उसके लिए हार्ड था, है ना। नेक्स्ट क्लास अगली शिफ्ट करा दूंगी, इसमें पीवाईक्यू अभी करा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास कैसी लग रही है वो जरूर बताया करो कमेंट सेक्शन में, क्लास को शेयर जरूर करना है, ठीक है। अच्छी लग रही है तो लाइक भी करने में कंजूसी नहीं करनी है, प्लस कमेंट सेक्शन में अपना एक ऑनेस्ट सा रिव्यू जरूर दीजिए, और ये जरूर बताना क्या ये वाली क्लास कंटिन्यू रखनी है। कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि हाँ जी मैम इस क्लास को कंटिन्यू रखना है, वो कमेंट सेक्शन में बाद में ऑफलाइन कमेंट करके बता देना, ठीक है। कि स्टेशन ए से स्टेशन बी 530 किलोमीटर दूर है। एक रेलगाड़ी सुबह 9 बजे स्टेशन ए से 90 की गति से चलती है स्टेशन बी की तरफ, और दूसरी रेलगाड़ी सुबह 10 बजे वहां से 20 से 90 की चाल से स्टेशन ए की तरफ चलती है, तो वे किस समय पर मिलती है। टाइम निकालना, हमें बस यहां से टाइम निकालना था, जो कि डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। हाँ जी होता है, लगा दो यहां से। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 530 का, कोई दिक्कत नहीं है, 530 का कोई दिक्कत नहीं है। चाल कितनी है मैडम, एक बात यहां से सुनिए, डिस्टेंस 530 नहीं आएगा, सुनो क्वेश्चन को। ये सुबह 9 बजे चली, वो सुबह 10 बजे चली है। तुम सुबह गए लाइब्रेरी 8 बजे, तुम्हारा दोस्त आया 10 बजे, मतलब तुम्हारा दोस्त आया तब तक तुमने 2 घंटे बढ़िया तरीके से पढ़ लिया होगा। तुम्हारा दोस्त 10 बजे आया, तो 10 बजे तो तुम्हारा कंपटीशन स्टार्ट हुआ कि कौन ज्यादा देर तक लाइब्रेरी रुकेगा आज। लेकिन 8 से 10 तो तुमने अकेले ने पढ़ा है, 8 से 10 तो तुमने उससे ज्यादा पढ़ लिया, वही कॉन्सेप्ट है। ये सुबह 9 बजे चलती है, वो 10 बजे चली, मतलब जब तक दूसरी ट्रेन चली ना 10 बजे, तब तक 1 घंटे ये चल चुकी है। और इसकी चाल है कितनी मैडम, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 90 किलोमीटर 1 घंटे में जा रही है। ये वाली ट्रेन 1 घंटे में 90 किलोमीटर जा रही है, 1 घंटे में 90 किलोमीटर। कितनी थी इनके बीच का डिस्टेंस, 530 है। मैडम उसने 90 तो ट्रेवल भी कर दिया, आप इसको घटा दो, आप इसको यहां से घटा दो, कितना बैठेगा मैडम, 440 किलोमीटर। समझ रहे हो, 90 किलोमीटर वो चल चुकी जब तक दूसरी ट्रेन ने चलना शुरू किया, यानी उनके बीच का जो डिस्टेंस था वो 90 कम हो गया, यानी अब उनके बीच की दूरी है 440 किलोमीटर की, कोई दिक्कत नहीं है। और स्पीड चाल कितने की है, चाल मैडम जी एक दूसरे की तरफ जा रही है तो सापेक्ष आएगी, है ना। स्टेशन बी से एक ही तरफ जा रही है, सापेक्ष चाल ले लीजिए। सापेक्ष चाल होती है दोनों का योग, ये भी 90 ये भी 90, दोनों का योग करूंगी 180 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे ये कैंसिल, 2 से कटेगा मैडम 22 पे, 2 से कटेगा 9 पे। यहां कंफ्यूजन जो हुई होगी वो मैडम टाइम को लेके हुई थी। 22/9 बहुत बढ़िया, लेकिन इसको चेंज कैसे करें, सबसे बड़ा जो एक हैक्टिक वहां पे जो चीज बनी होगी। सुनो बात को ध्यान से मैडम जी, 9 दूनी 18 है ना, 4/9 घंटा, इतने घंटे लग गए, यानी 2 घंटा पूरा और इतना अलग से है। 4/9 को मिनट में चेंज करना यहां से मिनट में चेंज। आप कहोगे 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 0, यानी 80/3 मिनट है, इसको चेंज करना। आप कहोगे 3 दूनी 6 हो गया, 3 6 18 हो गया, यानी 2/3, इतने मिनट लग गई, यानी 26 मिनट तो पूरी की पूरी है। 2/3 मिनट एक्स्ट्रा है, इसको सेकंड में चेंज करना, सेकंड में चेंज करना इसको। आप कहोगे मैडम जी 40 सेकंड लग गई, तो टोटल कितना टाइम लग गया मैडम जी, 2 घंटे और 26 मिनट और 40 सेकंड का। 2 घंटे 26 मिनट 40 सेकंड का समय लग गया। 10 बजे शुरुआत हुआ था उनका कंपटीशन, टक्कर की जो शुरुआत हुई थी, जो रेस हुई थी। 10 बजे में 2 घंटे 26 मिनट 40 सेकंड जोड़ दो, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, यानी 12:26 और 40 सेकंड पे वो मिलेंगी। 12:26 और 40 सेकंड, यानी कि मैं कह सकती हूं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। क्वेश्चन बहुत इजी था, सबसे मेन काम था ये वाला। जिन स्टूडेंट्स को आते ना क्वेश्चंस, वो भी गलत करके आए होंगे बिकॉज ऑफ ओनली दिस, जिसको चेंज नहीं करना आता बस इस चीज की वजह से।
आया क्वेश्चन समझ में? तो एक बार जल्दी से थम्स अप करिए कि हाँ जी मैम क्लियर है, और इस वाले क्वेश्चन का आंसर फटाक से कमेंट सेक्शन में बताइए। ये आपका IBMTS का पेड बैच है, निर्भीक 2025 नाम से। क्या रहेगा इसके अंदर? इसके अंदर आपकी दोनों चीजें हैं। देखो, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, उसके दो पहलू होते हैं। एक कोई भी एग्जाम हो, दो स्ट्रेटेजी के आपके पार्ट होते हैं। पहला होता है बेसिक से आप तैयारी कर रहे हो, टॉपिक वाइज टाइप वाइज आप टॉपिक को क्लियर कर रहे हो, देन आप उसमें प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हो और मॉक लगा रहे हो, सॉरी हाँ मॉक लगा रहे हो, और जो मॉक में क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हो उनके फिर आप प्रैक्टिस और रिवीजन कर रहे हो। इस तरीके से आपकी हर एग्जाम की स्ट्रेटेजी प्लानिंग चलती है। इसी के बिहाफ पे टेक्स्ट बुक के बैचेस हैं। जैसे IB वाला बैच है, इसमें आपका IB वाला बैच रहेगा, IBMTS का बैच रहेगा, साथ में जो टेक्स्ट बुक का पास प्रो है। पास प्रो क्या है? जिससे आप लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं या जिसको आप लोग टेस्ट सीरीज बोलते हैं, वो रहेगा। ये दोनों चीजें कंबाइंड कॉम्बो आपका रहेगा 369 रुपए में। 369 प्राइस आपका जब होगा जब आप लोग कूपन कोड का यूज करेंगे। और कौन सा कूपन कोड है? NISHA22। इसका यूज करिए सो दैट ये आपका 369 में कन्वर्ट हो। कैसे क्या रहेगा वो मैं आपको बता देती हूँ कि कहां से पहुंचना है, वो सारी चीजें, ठीक है। उसके लिए आप इसी चैनल पे, इनफैक्ट आप इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है? जैसे ये पहले वाली वीडियो कहां मिलेगी वो भी सुन लेना। इसी चैनल पे आएंगे ना टेक्स्ट बुक वाले पे, तो वीडियो के सेक्शन पे जाना और यहां आपको दिखेगी IBMTS की जो मैंने 3-4 दिन पहले क्लास ली थी, इसी शिफ्ट का पार्ट नंबर 1 जाके देखना, ठीक है। इसी में जब आप नीचे स्क्रॉल करना MORE मोर पर, चाहे इस वीडियो में कर लेना चाहे फिलहाल वाली क्लास में कर लेना, सेम ऐसा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा। दूसरे नंबर पर है IBMTS बैच नाम से नजर आएगा, इस लिंक पे क्लिक करिएगा, देन आपका ये ओपन होगा। यहां जाना है व्यू ऑल प्लान पे, यहां सेलेक्ट करना 399 दिखाएगा। अप्लाई कूपन पे जाना और आपका जो कूपन कोड मैंने आपको बताया था ना, उसको यूज करना। यहां पे अप्लाई कूपन पे गए, NISHA22, इसको जाकर के अप्लाई करिएगा। देन आप इस पे आएंगे ना, 369 में हो गया देखो ये। अब यहाँ पे क्लिक कर लेना ग्रीन वाले पे और इसको आगे प्रोसीड कर लीजिएगा। आपकी दोनों चीजें, बैच भी और पास प्रो भी आपका अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर लगाइए। होमवर्क में दे दूं क्या एक क्वेश्चन? चलो फिर ये वाला चलो मैं करा ही देती हूँ है ना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास मुझे भी नहीं पता कब लूंगी, तो मैं करा ही देती हूँ। मैं नहीं चाह रही कोई क्वेश्चन तुम लोग मिस आउट कर दो और वैसा ही क्वेश्चन तुम्हारा भी टकरा जाए। बाकी बताइएगा जरूर, जितना ज्यादा आप क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, जितना ज्यादा क्लास को प्यार देंगे, नेक्स्ट क्लास आपकी मैं उतनी जल्दी लेकर के आऊंगी, ठीक है। मोहित ने 64,000 रुपए में एक घर खरीदा और 5% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 1.5 वर्ष के बाद भुगतान करने का वादा किया। 1.5 साल के बाद भुगतान किया गया ब्याज कितना है ये निकालना है। बड़ा भयंकर क्वेश्चन है अगर तुम कैलकुलेशन करने लग गए तो। क्वेश्चन कह रहा है 5% प्रति वर्ष, पूरे वर्ष की जो ब्याज की दर है वो 5% है। तो मुझे बताओ 6 महीने की कितनी होगी? 2.5%। बोला ना अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली इंग्लिश में होता है। कहां दिया गया? ये रहा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी हर 6 महीने में ब्याज की गणना होती है। आपको हर 6 महीने के गैप पे ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। पूरे साल का ब्याज 5%, तो आधे साल का या 6 महीने का 2.5%। आप हर 6 महीने में ब्याज देते हो तो 1.5 साल में कितनी बारी दोगे? 1.5 साल में आप कितनी बारी ब्याज दोगे? आप कहोगे मैडम जी 3 बारी ब्याज देना पड़ेगा। तरीके से करने लग गए ना तो क्वेश्चन लिटरली बहुत कैलकुलेटिव था। पहली बार का ब्याज 2.5%, दूसरी बारी का 2.5 और तीसरी बारी का 2.5, लगाते रहना सक्सेसिव, या जो भी आपको रेशियो लगाना है खेलते रहना। और जिसने थोड़ी सी तैयारी बेसिक से स्ट्रॉन्ग कर रखी थी वो बच्चा सीधा करेगा। सीधा कैसे करेगा? सुनो मेरी बात। अगर मैं इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लूं तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा मैडम? 2, 4, 6, 7, 7.5%। अगर मैं इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लूं तो वो 7.5% आएगा।
आप निकालना इसका 64,000 का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो 7.5%। 20% हटेगा, 10 मैंने पॉइंट हटा दिया, उसके नाम की कोई दिक्कत नहीं है। मैडम जी कटेगा 3 पे, ये कटेगा 4 पे, ये जीरो खत्म। 4 से कटेगा, हाँ जी, 4 एकम 4 और ये जाएगा 4 छिक 24, 16 चौक 64 था, 2 जीरो, 16 तिया 48, 2 आएंगे जीरो। मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट, या आप हमेशा याद रखना, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा आता है। चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा साधारण ब्याज से थोड़ा बड़ा आता है, थोड़ा ज्यादा आएगा, ठीक है। यानी मेरा आंसर 48,000 के नियर बाय है और 48,000 से ज्यादा आएगा। मेरा आंसर, मेरा चक्रवृद्धि ब्याज इससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा और 48,000 के नियर बाय आएगा। 4800, सॉरी 1000 बोल दिया, 4800 से ज्यादा आएगा, कम तो हो ही नहीं सकता, कम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इतना भी ज्यादा नहीं आएगा, नियर बाय में पड़ेगा, नियर बाय में पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां से करेक्ट था। क्लास कैसी लगी है जरूर बताइएगा। बाकी कोशिश करती हूँ बहुत जल्दी आपकी नेक्स्ट क्लास में लेकर के आऊं। ये पेड बैच है, मैं आपको बता चुकी हूँ, एमटीएस का निर्भीक बैच है। अभी क्लासेस इसकी आपकी स्टार्ट हुई थी 2 दिसंबर से, बहुत पुराना बैच नहीं है, 2 दिसंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई थी। 2 दिन अभी आपका सैटरडे संडे आ गया है ना, 2 दिसंबर से तो स्टार्ट हुई थी, बीच में सैटरडे संडे आ गया, तो मेरे ख्याल से एक भी चैप्टर अभी नहीं हुआ होगा इसमें, है ना। एक दो को 3 4 2-3 ही दिन ही अभी इसमें क्लास हुई है, तो नया बैच है इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल रही हूँ। एज सुन एज पॉसिबल एनरोल कर लेना, बाद में फिर तुम लोग कहते हो न्यू बैच लेके आइए, उसमें फिर मुझे नहीं लगता आपका नया बैच आएगा। बाकी इतना टाइम भी नहीं होता, पेपर आपका आईबी का बहुत जल्दी कनेक्ट करा दिया जाता है ना, ये मान लो 3-4 महीने के गैप में पेपर आपका करा दिया जाएगा। बढ़िया से तैयारी कीजिए, बेसिक से अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर मॉक लगाइए, मॉक में जो क्वेश्चन गलत होता है उसको रिवाइज करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, और जो बेसिक से पढ़ के नोट्स बनाओगे उनका रिविजन करिए। ये 4 महीने इस तरीके से जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करिए, ठीक है। यूट्यूब क्लासेस कंटिन्यू रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।